ओके, सो क्वेश्चन नंबर 160 तक डिस्कस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 160 तक डिस्कशन हो गया था। अभी आई एम गिविंग यू अ चांस टू एवरीवन टिल 160। किसी को भी कुछ भी डाउट है प्रीवियस क्वेश्चंस में, सो अभी आप पूछ सकते हैं। सो आई एम आस्किंग बिफोर 160 किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, बिफोर 160 नहीं है, दैट्स गुड। ओके, सो 160 फॉरवर्ड चलते हैं फिर। नाउ फ्रॉम 161 टू 5 बताएं। 161, 161, then any other till 165? 162. 162. 162. 162 is marked. Anyone? Any other? Sir, 161. 161 is marked. So till 165 two question are marked, 161 and 162. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर देखिए 161 स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं 161। A ball allowed to fall freely from A to the ground level C. B is the midpoint. If T1 and T2 are the time taken by the ball to cover the distances AB and BC, then the so this one is a very easy, I guess. कल ही ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि सपोज इस बार क्वेश्चन में हाइट वाइज दिया हुआ है। सपोज दिस इज अ टोटल हाइट एंड द गुड थिंग इज दिस हाइट इज h/2। ठीक, बस प्रॉब्लम ये है कि टोटल टाइम नहीं पूछा है, हाफ ऑफ टाइम पूछा हुआ है। मतलब पहले ये वाला टाइम पूछा हुआ है, फिर ये वाला टाइम पूछा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही सिंपल है। ए बी वाले में किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि ए टू बी कैसे डिस्कस कर सकते हैं। हमें h/2 हाइट नीचे जाना है, सो स्टार्ट हम ए से कर रहे हैं, सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली यूज द टाइम। ओके, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी T1 का स्क्वायर। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं और यहाँ पर h की जगह पर h/2, या फिर आप चाहिए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट T1 विल बी, फॉर्मूला रहेगा √2h/g। बस यहाँ पर h की जगह क्या यूज करना है, h/2 यूज करना है। सो 2 विल कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा √h/g। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। ठीक है, अच्छा अब हमें सॉल्व करना है B2C। बट यार याद रखो B2C करना टफ हो जाएगा क्योंकि हमें फिर B की स्पीड चाहिए होगी। सो इट्स बेटर कि आप कहाँ से सॉल्व करो, ए से ही सॉल्व करो। सो ए टू सी सॉल्व कर देते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट T2, ये T2 नहीं है, T2 इज फ्रॉम B2C। सो दिस इज लेट्स से सम T and this T will be √2h/g. But as we know, we want to find part B2C. So if we solve for B2C, we can say it will be time for AC minus time for AB. So basically, if we need to solve B2C, we can say T minus T1 will be our final answer for B2C, the time taken. So it means if I am solving for T2, it will be total T minus T1, and total T it is √2h/g, and this T1 is √h/g. So if I common √h/g, so √h/g will be common. So what will remain? √2 minus 1 will remain. So now we know कि T1 हमारा क्या है, T1 है हमारा √h/g और T2 में है √h/g और ये एक्स्ट्रा आ गया √2 - 1। सो बेसिकली जब T1/T2 रेशियो देखेंगे, सो इट विल बी दिस वन। ओके, सो 161 क्लियर है, किसी को डाउट 161 में? बस सर। No, sir. ओके, सो 162 रीड कर लेते हैं। A man can safely jump from a height of 2 meters on the surface of Earth. What would be the safe height of jumping on a planet where the value of g is this? Okay, so basically कुछ ऐसा पॉइंट है कि सपोज हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज एक हाइट से वो जंप कर रहा है
और जंप करेगा तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादा स्पीड से अगर वो हिट किया सरफेस को तो मतलब उसका हाथ पैर टूट जाएंगे। 2 मीटर इज मतलब वे मोर। 2 मीटर मतलब 6 फीट है। 6 फीट काफ़ी होती है जंप के लिए, अनलेस कोई मूवी चल रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि थॉट क्या है यहाँ पर? थॉट यहाँ पर है एनर्जी कंजर्वेशन, कि अगर हम बात करें कि उसको गिरने में जो प्रॉब्लम आती है वो कंट्रोल होता है वी की वजह से। वी अगर वी ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट का स्पीड ज़्यादा होगा, तो फिर वो मैनेज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि v इज इक्वल टू √2gh, ये किसी हाइट के लिए जस्टिफाइड है। ठीक है, सपोज 2 मीटर के लिए ये जस्टिफाइड है, इतना v कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि किसी दूसरे प्लेनेट में g हमने चेंज कर दिया तो h चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि दिस वेलोसिटी ऑफ हिट हैज अ लिमिटेड वैल्यू। ठीक है, सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ हिट शुड बी अ लिमिटेड वैल्यू। सो मैं इस तरीके से लिखूंगा दैट v1 इज इक्वल टू v2। इट इज वेलोसिटी ऑफ हिट, वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट हैज अ लिमिटेड वैल्यू, जो कि किसी प्लेनेट 1 किसी प्लेनेट 2 पे सेम रहेगी। सो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं दैट √2gh will be same as √2gh in other planet, g2 into h2। सो और ये g1h1 है। सो स्क्वायर करके सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो बेसिकली आएगा g1h1 इज इक्वल टू g2h2। ये एक रिलेशन रहेगा अगर हमें फाइंड करना है किसी दूसरे प्लेनेट का g अगर डिफरेंट है तो हाइट कितनी पॉसिबल है। तो अभी ये स्ट्रेट सॉल्विंग है। हम अपने यहाँ पे देखो 1.96 दिया है, तो इसका मतलब 10 नहीं लेना है, 9.8 वाला काम आ रहा होगा। सो 9.8 इंटू लेट्स से h है 2 मीटर इज इक्वल टू ये है 1.96 इंटू h2 हमें फाइंड करना है। सो इसे सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो नियर अबाउट 5 टाइम्स ये जाएगा डिवाइड और 10 मीटर आ जाएगा। तो ये अभी आइडिया समझ में आया कि इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है आपसे, लॉजिक क्या चाहिए। लॉजिक हमें स्पीड है यार, इम्पैक्ट का स्पीड, वो जो टॉलरेट कर सकता है पर्सन सेफली जंप, वो हमें इक्वेट करनी पड़ेगी कि यार इससे ज़्यादा स्पीड अगर हुआ तो गड़बड़ होगा। सो दैट मीन्स हमें वी सेम कराना है। कुछ लोग इसमें एनर्जी भी सेम करा देते हैं, यस सर, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है। बट इस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी को सेम करने का मतलब लॉजिकल नहीं आता। ऑफ कोर्स कई सारे बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा। सो दे यूज mgh। आप बताओ मतलब लॉजिक क्या है, mgh क्यों इक्वल करा रहे हो? यू विल सी द सोल्यूशन इफ इंटरनेट, सो दे विल हैव अ सोल्यूशन ऑफ mgh इक्वेट कर दिया। बताओ ना mgh क्यों इक्वेट कर रहे हैं? So I guess this, what I am telling, I guess this one is more justified. Velocity of impact, पैराशूट वाला भी क्वेश्चन हमने एक ऐसा किया हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली हमें वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट इक्वेट कराना है, वो बेटर आइडिया है। चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट 165 270 163 इज अ गुड क्वेश्चन। किसी ने पूछा क्यों नहीं 163? सबको आ गया क्या? नहीं सर। नो सर। तो फिर पूछा क्यों नहीं यार? 163 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 164 भी। चलो 164 भी ठीक है। ऐसा थोड़ा ना है कि मतलब पूछोगे तो बताएंगे नहीं, जो भी है अच्छे क्वेश्चंस हैं, सो पूछने चाहिए, वो डिस्कस करने चाहिए हमें। चलो 163 डिस्कस कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, किसी को आ गया क्या 163 विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट? नो सर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, मेरे पार्ट में मैं अगर कुछ भी बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आ गया, सो देयर इज अ कंस्ट्रेंट विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प लेने के बाद तो सब एकदम स्टार किड बन जाते हैं। ठीक है, वो नहीं करना। या कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके,
सो रीड करते हैं यार. A ball projected vertically upward from the ground. It reaches to a height h above the ground in time t1. Continues its motion and then takes time t2 to reach the ground. ठीक है. So what is the height in terms of t1 and t2? तो कई बार तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आता बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स को कि ये पूछ T2 क्या रहा है. मतलब टोटल टाइम. नहीं, T2 मतलब टोटल टाइम नहीं, रिमेनिंग टोटल टाइम है. मतलब T2 कुछ ऐसा है कि सपोज हमने इसे थ्रो किया और ये h हाइट तक गया. ठीक है, ये h हाइट तक, तो इस हाइट पे टाइम लगा उसे T1, ये टाइम है T1. बट T2 टाइम है फर्दर ग्राउंड पे पहुंचने में, मतलब कुछ ये वाला टाइम है T2. ठीक है. सो अभी यहाँ से किसी एक फुल मैक्स हाइट तक जाएगा, बट ये फुल, ये पूरा जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा T2 है. समझ आया. और क्वेश्चन में पूछ रहा है वो फुल हाइट कितनी है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2. तो कोई हिंट बताओ कैसे कर सकते हैं. एनी आइडिया, थॉट लगाएं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. 163 आइडिया आपके सामने है. दिस हाइट एंड देन रिमेनिंग टाइम टिल रीचेस द ग्राउंड इज T2. अब T1 T2 के टर्म्स में हमें h को रिलेट करना है. कोई बताओ, चलो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें. अच्छा सॉल्व करें, ट्राई करें सब लोग. 163 थोड़ा ट्राई करें. अच्छा कैसे निकाल सकते हैं यार, कोई कोई कुछ आइडिया बताए थोड़ा सा, क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं हम. हमें फाइंड करना है h, हमें फाइंड करना है ये h. so h इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ut1 UT1 माइनस हाफ gt1 T स्क्वायर. सो बताओ क्या प्रॉब्लम कर रहा है, क्या चीज हमें हटानी है अभी. U. u हटाना है. वेरी गुड यार, u हटाना है क्योंकि आंसर में u वगैरह क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है. तो अब u से T2 को रिलेट करके बताओ. T2 अगर रिलेट हो गया u से तो काम बन जाएगा. कोई बताए. T2 में अच्छा क्या पार्ट हटा दें उसके बाद u से रिलेट हो जाएगा. ऊपर वाला. ऊपर वाला सर. ओके, ये T1 के सेक्शन, ऊपर वाला. हाँ ये सेक्शन अगर हटा दिया तो रिमेनिंग वाले से काम बन जाएगा, रिलेट हो यस जाएगा. बट ये सेक्शन पता है क्या, हटा सकते हैं क्या, कुछ आइडिया, हटा सकते हैं क्या इसे. नहीं हटा सकते. नहीं. तो कुछ और सोचो, T1 को यूज करने का ट्राई करो. एक तो तरीका है बहुत बेसिक सा कि ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया है इसे हटा सकते हैं, बट हमें ये पता ही नहीं है तो कैसे हटाएं. तो कोई और एक वो और 2 टाइम्स करके उससे वो माइनस करें किसे 2 टाइम्स करके, T2 को, तो वो T2 को 2 टाइम्स नहीं, T2 को 2 टाइम्स मतलब क्या चीज है. नहीं नहीं देखिए. सर, वो हाइट, हाँ वो आ, वो माइनस करेंगे दूसरे साइड की, और जो वो पहली है ना मैक्स हाइट है ना, वो 2 हाँ टाइम्स करेंगे और उसमें से वो h स्मॉल h माइनस करेंगे. ओके 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 ठीक है ठीक है. ये भी थॉट ले सकते हैं कि पूरा जो h है, पूरा जो h है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पूरा h निकाले उससे h माइनस करें तो इतना वाला पार्ट बच जाएगा. ठीक है. दिक्कत ये टाइम वाली प्रॉब्लम आने वाली है आपको. अगर आपने माइनस किया और ये रिमेनिंग वाली हाइट आएगी, ये अपर. ठीक है. तो इस वाले में से प्रॉब्लम आपको किस चीज की आने वाली है इसमें, बेसिकली हाइट की. ये कि इतना टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं. सो मान लेंगे कि टोटल हाइट फिर h माननी पड़ेगी, तो एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड हो जाने वाला है. तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड नहीं करते हैं, एक और दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं. आप सोचो अगर आप T1 और T2 को ऐड कर दो तब क्या होगा. T1 टोटल और T2 टाइम. टोटल एयर टाइम आ जाएगा. टोटल टाइम. और अगर उसको हाफ कर दिया तो काम बन गया ना, हाफ वाला टाइम आ गया ना. क्लियर.
सो इसका मतलब अगर हमें चाहिए टाइम टू अप और डाउन, टाइम टू अप और डाउन, वो कुछ भी चाहिए अगर हमें टी, सो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2/2। सबको समझ आ गया ये? चाहे अप का टाइम पूछ लो चाहे डाउन का टाइम पूछ लो, क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2/2। सबको समझ आ गया ये? यस सर। अच्छा, अब हमें u से रिलेट करना है। सो याद है इस टाइम को कैसे लिख सकते हैं, u बाई जी। यू बाय सबको याद है ना यार ये, कि ये जो टाइम अप जर्नी का होता है या डाउन जर्नी का होता है उसे क्या लिख सकते हैं, u बाई जी। अच्छा, अगर इसे हाफ नहीं करना तो टोटल टाइम से भी रिलेट कर सकते थे। देखो ये भी बेटर टू यू लगेगा। बाई यस, 2u बाई जी से टोटल टाइम हम लिख सकते थे t इज इक्वल टू 2u बाई जी, और टोटल टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। तो देखो u की वैल्यू आ गई, यहाँ से u की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी u की वैल्यू, g/2 T1 प्लस T2। अब T2। क्या करना है, u की वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? यस सर। u की वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन में रख दी, थोड़ा सा सॉल्विंग करेंगे, T1 T2 मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह, आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर क्या आ जाएगा। फिर h इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो g/2 रहेगा, T1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T1 इंटू T2, क्लियर, माइनस हाफ जी, मतलब ये भी g/2 है और ये है T1 का स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हाफ जी T1 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या हाफ बचेगा, जी हाफ T1 T2। T1 T2। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हाफ जी T1 T2 बचेगा। सो हाफ जी T1 T2। ओके, गुड, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते थे। क्वेश्चन सिंपल है, लॉजिक बहुत जरूरी है। ये लाइन ये यूज करना कि यू कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलो 164 डिस्कस कर लेते हैं, रीड करते हैं 164। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद द स्पीड दिस, ठीक है। 98 से दिख रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 वगैरह लेनी है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा समझ के चलना है। After 5 seconds, another stone is thrown vertically upward with the same speed. After what time the two stones will be at the same height? तो इसका मतलब यार ये रिलेटिव का थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है, इजीली हो जाएगा रिलेटिव से। तो पहले हमने उसे 95 से थ्रो किया, सॉरी 98 से, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, डन। अच्छा, आफ्टर 5 सेकेंड फिर से हमने 98 से दूसरा स्टोन थ्रो किया हुआ है। सो पॉइंट ये है कि रिलेटिव लगाने से भी पहले, रिलेटिव लगाने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि यार आफ्टर 5 सेकेंड इसकी कितनी स्पीड बचेगी, तब तो फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। सो इसका मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आफ्टर 5 सेकेंड हमें क्या दिखेगा, आफ्टर 5 सेकेंड हमें क्या दिखेगा। सो आफ्टर 5 सेकेंड v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस जी टी, ठीक है। सो अगर मैं 5 सेकेंड g रखूंगा सो v की वैल्यू आ जाएगी 49, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आफ्टर 5 सेकेंड वैल्यू कितनी बचने वाली है, 49, डन। अब हम बना देते हैं रिलेटिव यहाँ पर। तो 164 को प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। देखिए 164 में अगर बात करें तो हमने ये डिस्कस किया कि अभी कितनी हाइट चला जाएगा ये, हमें दोनों चीजें चाहिए होगी ना, कि आफ्टर 5 सेकेंड जब हम थ्रो करने वाले हैं तब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एच कितना है। सो एच इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो एच भी सॉल्व कर देते हैं, यू टी 98 इंटू टी कितना है 5 सेकेंड, सॉरी, एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करें, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 240
ओके, सो ये यार जी की वैल्यू थोड़ा सा कम अच्छी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम 98 की जगह 100 लेके सॉल्व कर देते हैं, जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग इस वैल्यू को 98 की जगह हम क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, सो हमें 9.8 यूज नहीं करना पड़ेगा, सब कॉमन वैल्यूज के फॉर्मेट में अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब मैं सॉल्व कर देता हूं कि आफ्टर 5 सेकेंड क्या होगा। आफ्टर 5 सेकेंड एक स्टोन है, लेट्स से स्टोन नंबर बी, उसे हमने थ्रो किया 100 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, बट स्टोन ए ऑलरेडी किसी हाइट पे पहुंच गया है। ठीक, सो वो हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल यूटी हो जाएगा 500 और माइनस ये हो जाएगा 125, मतलब कितना हो जाएगा 375। सो ये दोनों ऑलरेडी कितनी हाइट पे आ गए हैं, 375 मीटर पे आ गए हैं। मैं जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10 लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी इस ऑब्जेक्ट के पास 5 सेकंड बाद कितनी स्पीड बची है, 50। सो देख लो, अब रिलेटिव सॉल्व कर दो। सबको समझ आया क्वेश्चन फ्रेम हमने क्या किया, क्वेश्चन हमने आफ्टर 5 सेकंड सॉल्व किया कि आफ्टर 5 सेकंड दोनों कैसे दिखने वाले हैं, इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, अब आपको बस सॉल्व कर देना है लॉजिकली पूरा। तो बताएं टाइम कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वी रिलेटिव बताएं। 50। ओके, तो वी रिलेटिव बिकॉज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब 100 माइनस 50 कितना बचा, 50। क्लियर, समझ आया। तो टाइम कितना आ जाएगा बताओ, टाइम क्या हो जाएगा, हम अंडर ग्रेविटी का रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन v Distance स्क्वायर, पर तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो क्या आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, 375 डिवाइडेड बाय 375 50। by 50. ओके, सो अगर डिवाइड करेंगे तो 50 से डिवाइड कर लेते हैं, सो नियरली कितना होगा, एक 7 टाइम्स 7.5 होगा आई गेस। ठीक है, सो इतने टाइम बाद वो मिल जाएंगे। क्लियर, सबको समझ आया। yes ओके, Yes, sir. बट हमसे क्वेश्चन में देखो, लकीली अगर 7.5 होता तो बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत मार्क कर देते 7.5। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर व्हाट टाइम, सो स्टार्टिंग से वो पूछना चाह रहा है, तो t 12.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 7.5 होगा 12.5। ठीक है, तो ये सबको लॉजिक समझ में आया कि हमें रिलेटिव का क्वेश्चन बनाना है तो पहले हमें 5 सेकंड का सॉल्व करना पड़ेगा, वो अकेला पार्टिकल कहाँ पर पहुंच गया, और जहां पर पहुंच गया उसके बाद हम दूसरा पार्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही दो पार्टिकल आएंगे हम रिलेटिव सॉल्व कर देंगे उनको। सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे थे तो रिलेटिव की वैल्यू माइनस करनी पड़ी स्पीड की। ओके, सो नाउ टिल 170 बताएं डाउट्स sir या sir we can solve like this also, no, using the formula s is equals to ut minus half gt square. एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, 98t minus 4.9 t square is equals to then second case 98t minus 5 minus 4.9 into t minus 5 whole square. We can equate both. ओके, सो दैट मीन्स हाइट कवर्ड बाय बोथ सेम रे। Same. हाँ sir. ओके, टी उसमें क्या ले रहे हो, फिर से बोलो टी क्या लेंगे, Sir, in second case t minus 5 and first t. From that only we will get हाँ t. इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है। देखें यार सब लोग, ये अप्रोच भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमने बोला कि दोनों का हाइट सेम होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम आफ्टर टी टाइम ऐसा हो जाएगा, आफ्टर टी टाइम दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा। सो इसका मतलब h1 इज इक्वल टू h2 होगा आफ्टर टी टाइम। ठीक, बट ये जो पहला वाला पार्टिकल है वो तो पूरा टी टाइम कंज्यूम करेगा, मतलब ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक,
लेकिन जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला पार्टिकल है, वो कितनी कवर करेगा, वो कवर करेगा u, बट t टाइम नहीं, उसको अब 5 सेकंड कम मिला होगा ना, क्योंकि वो 5 सेकंड बाद स्टार्ट किया है। इसका मतलब उसने t-5 टाइम यूज किया होगा, -12g इंटू t-5 का स्क्वायर। सो ये अप्रोच भी हो सकता है 164 का। ठीक है, तो Yes. सब लोग ध्यान दें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक बार, बिकॉज मेरा पूरा टारगेट, मेरा फुल फोकस था रिलेटिव यूज करने में, दो पार्टिकल्स थे, सो इसलिए मैंने पहले पार्टिकल की पूरी पोजीशन निकाल ली और फिर उसको रिलेटिवली सॉल्व कर दिया। आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है दोनों का हाइट सेम करना है, तो दोनों का हाइट सेम कर सकते हैं। बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेकंड वाले को टाइम 5 मिनट कम लगेगा। ओके, नेक्स्ट टिल 170 बताएं डाउट्स। 166. 170. 170. Okay, 170. Any other doubt till then? 170 से पहले कोई डाउट? सर 166. 166. 179. 179 कहाँ आ गया? 169. 169, ठीक है। ओके, चले डिस्कस कर लेते हैं 166 से। देखिए, रीड करते हैं क्वेश्चन। अ स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड क्रॉस्ड अ रेफरेंस पॉइंट एट द टॉप ऑफ अ टावर एट एंड ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब 5 सेकेंड में क्रॉस कर गया टॉप पॉइंट। इन इट्स डाउनवर्ड जर्नी इट अगेन क्रॉस द पॉइंट आफ्टर 2 more seconds. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो देखना यार, ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ही हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक मेंटेन करके रखेंगे, काम बन जाएगा। ऐसा हो रहा है कि एक स्टोन को हमने थ्रो किया, समझेंगे लॉजिक देखें। एक स्टोन को थ्रो किया तो ये 5 सेकेंड में इस टावर को क्रॉस कर रहा है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड लगा, ठीक। बट अभी भी ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अभी ये वापस से अगेन पहले एंड ऑफ 5 सेकेंड में कवर कर रहा है। इन इट्स डाउनवर्ड जर्नी इट अगेन क्रॉस द पॉइंट आफ्टर 2 more seconds. तो इसका मतलब ये रिटर्न आ रहा है और 2 सेकेंड बाद फिर से क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी अभी कितनी हो गई? 2 more seconds. इसके बताओ, इसकी टोटल अपवर्ड जर्नी कितने टाइम की रहेगी? 6 seconds. 6 seconds. 6 6 सेकेंड्स seconds. की, बस वेरी गुड यार। सो टोटल अप टाइम, सो अप टाइम की बात करें तो 5 तो था, प्लस ये 2 का हमें हाफ कर लेंगे, ये हाफ वाला टाइम बचेगा, तो टोटली आ जाएगा 6 सेकेंड। अगर 6 हमारे पास seconds. टाइम आ गया है सो एच निकाल सकते हैं, हाइट ऊपर जा रहा है तो ड्रॉप 180. निकाल सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो इट विल बी हाफ प्लस 10 प्लस 6 स्क्वायर। कितना आ रहा है सॉल्व करके? 180 मीटर. 180. 180 आ रहा है, मतलब जी की वैल्यू अगर हम 9.8 लेंगे तो 175 आ जाएगा। नहीं सर, वो उन्होंने दिया 5 ना मीटर कि नीचे है ना। अच्छा अच्छा, जी दिया हुआ है 110। ओके, हमें टावर की हाइट पूछा हुआ है, ठीक है। ये हमारी क्या है? टोटल हाइट है, ये हमारी टोटल हाइट है। हमें जबकि क्या निकालनी है? टावर की हाइट निकालनी है। सो इसका मतलब हमें 1 सेकेंड की जर्नी माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये टोटल हाइट है, ये हमें 1 सेकेंड की जर्नी इसकी माइनस करनी पड़ेगी। तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्मॉल एच, ठीक है। सो स्मॉल एच क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड की जर्नी हाफ जी 5 टी मीटर. स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर अगर देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। सो इसका मतलब टावर हाइट अगर देखें तो टावर हाइट विल बी, टावर हाइट हो जाएगी 180 माइनस 5, इट विल बी 175 मीटर। थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 180 भी आंसर मिल जाएगा, तो जल्दी से मार्क नहीं कर देना है, थोड़ा सा देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसी को सिली मिस्टेक बोलते हैं कि सॉल्व किया, सब आइडिया कॉन्सेप्ट पता था, बट देखा ही नहीं कि क्वेश्चन में टोटल हाइट नहीं पूछा, टावर हाइट पूछा हुआ है। ओके, 169 देखते हैं। रीड करते हैं। A large number of balls are thrown in the air vertically upward with the same velocity one after another at an interval of 2 seconds. With what speed the ball should be thrown so that more than
2 balls are in the air at any instant, more than 2 balls. So यार ये तो क्लियर है कि दो आफ्टर 2 सेकेंड बोल रहे हैं, सो मोर देन 2 balls चाहिए हमें इन द एयर. सो इसका मतलब सपोज यहाँ पर एक बॉल है, एक बॉल इस साइड पे है और एक बॉल इस साइड पे है. सो ये एक सिनेरियो बन जाता है हमारा, मोर देन 2 balls है, मतलब जस्ट ये यहाँ से लीव कर रहा है और ये जस्ट यहाँ पे पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है. सो मतलब ये सिचुएशन क्या है, ये जस्ट मोर देन 2 के लिए सिचुएशन हो जाएगी, जस्ट मोर देन 2. ठीक है, तो एक जस्ट पहुंचने वाला है और एक यहाँ से लीव कर रहा है और एक टॉप पर है. तो इसका मतलब टोटल जो टाइम यूज हुआ है 2 balls के बीच का टाइम कितना है, टाइम है 2 seconds. सो अगर हमें पता है कि टाइम 2 सेकेंड है तो हमें पता होना चाहिए कि किस स्पीड से हमें थ्रो करना होगा. क्लियर. सो हमें u यहाँ पर पता चल जाएगा कैसे, t इज इक्वल टू यू बाई जी से. u इज इक्वल टू कितना होगा, gt. सो इट विल बी, देखो 9.8 इंटू t2. सो u की वैल्यू कितनी आ गई, 19.6. अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको. क्या, आप आंसर्स में देखो, आंसर में लेस देन भी है और मोर देन भी है. ठीक है. अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो लेस देन होगा या मोर देन होगा. More तो than. समझना पड़ेगा कि अगर आपने 20 से ज्यादा से थ्रो किया, ठीक है, लेट्स से आपने 25 से थ्रो किया होगा, सो इसका मतलब ये जो बॉल है ऊपर जाएगी, उसको 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आपने 19.6 से ज्यादा किया मतलब 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा इस बॉल को यहाँ पहुंचने में. ठीक. सो इसका मतलब ये है कि इससे अगर 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है तब तक ये वाली बॉल यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, और ये वाली बॉल भी अभी एयर में ही रहेगी क्योंकि दोनों का टाइम 2 सेकंड से ज्यादा है. सो 2 सेकंड यहाँ पर गैप है, 2 सेकंड यहाँ पर गैप है और कुछ गैप यहाँ पर रह जाएगा, वो जितना हम एक्स्ट्रा स्पीड से थ्रो करेंगे. सो तीनों बॉल कंप्लीटली एयर में रहेंगी. लेकिन अगर जस्ट 19.6 से अगर थ्रो कर देते हैं, एग्जैक्ट 19.6 से, तो हम ये नहीं बोल सकते कि तीनों बॉल एयर में है. क्यों, क्योंकि जस्ट 19.6 मतलब ये लीव करने वाला है बट ये पहुंच गया है यहाँ पर. सो इसका मतलब अगर काउंट करें तो अभी 2 ही बॉल एक्चुअल रियल में बाहर हैं. कैसे, ये दोनों, क्योंकि ये तो जस्ट पहुंच गया वहां पर, एयर में नहीं है अभी. सो एग्जैक्ट 19.6 आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एग्जैक्ट 19.6 किया इसका मतलब ये वाला बॉल लीव करने वाला है बट ये वाला बॉल पहुंच गया है. सो इनडायरेक्टली 2 ही बॉल अभी एयर में है. ठीक. सो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. जब हम ज्यादा से थ्रो करेंगे 19.6 से थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब एयर में टाइम जो होगा वो 2 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा होगा. इसका मतलब अगर एट एनी इंस्टेंट देखे कि ये बॉल टॉप पे होगी तो दोनों बॉल के बीच में यहाँ गैप मिलेगा हमें. समझे, सपोज 2.1 सेकंड लग रहा है ऊपर जाने में, इसका मतलब 0.1 सेकंड का गैप यहाँ पर रहेगा, 0.1 सेकंड का गैप यहाँ पर रहेगा और 2 सेकंड उन दोनों को लगेगा. सो इसका मतलब तीनों बॉल एयर में रहेंगी. सो आंसर हो जाएगा कि थोड़ा सा स्लाइटली मोर देन 19.6 होना चाहिए. फिर लॉजिक समझ में आया. ये जो यहाँ पर मैं लॉजिक डिस्कस करना चाह रहा था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ लॉजिक क्या है. लॉजिक ये कि अगर तीनों बॉल को एयर में रहना है, तीनों बॉल को एयर में रहना है, तो हमें पता है कि इन दोनों बॉल के बीच जो टाइम गैप है वो तो t2 सेकंड है. यहाँ पर भी कुछ टाइम होना चाहिए, कुछ स्पेयर टाइम यहाँ पर बचना चाहिए, स्पेयर टाइम. ठीक है, और वो स्पेयर टाइम होगा जब u थोड़ा सा ज्यादा होगा. तो ये स्पेयर टाइम यहाँ पर होना चाहिए जिससे तीनों बॉल एयर पे रहें. तो अगर स्पेयर टाइम सपोज 2.1 सेकंड लग रहा है जर्नी में, तो इसका मतलब ये 0.1 सेकंड है और ये 0.1 सेकंड. ठीक है, सो इस तरीके से हम कर सकते हैं 169. ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. किसी को अगर समझने में कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो फिर से पूछ सकता है. चलिए 170 रीड करते हैं. An aeroplane flying horizontal with the velocity this at a height this, what is when it is vertically at point A ground, a bomb is released, the bomb strike the ground at a point B, the distance of AB. Okay, ये by the way इस मोशन इन 1D का क्वेश्चन नहीं है, मोशन इन 2D का है. सो मैं चाहूंगा कि इसे हम मोशन इन 2D में डिस्कस करेंगे, बट
फिर भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। जैसे मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था कि अगर ये आगे जा रहा है किसी v स्पीड से और v कितना है 600, सो आपको ये याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर इस फ्लाइट से अगर एक बॉम्ब ड्रॉप करेंगे Same velocity of तो सेम वेलोसिटी से जाएगा। सो बेसिकली बॉम्ब के पास भी 600 किलोमीटर पर आवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी। तो बट ये ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आना स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये आगे तो जाएगा ही, प्लेन के साथ एकदम आगे जाएगा, बट ये नीचे भी आने लगेगा। सो बेसिकली ये प्लेन के साथ जाएगा ऊपर, बट थोड़े टाइम बाद नीचे भी गिर जाएगा। सो हम निकालते हैं कि ये नीचे कितनी देर में गिर जाएगा ये हाइट से। क्लियर? टाइम टू रीच द ग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है। सो टाइम टू रीच द ग्राउंड, मैंने क्या बताया था कि यार वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। सो टाइम टू रीच द ग्राउंड हम वाई एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, √2h/g। ठीक है, h कितना है? h है 1960। 1960 से समझ में आ रहा है g की वैल्यू हमें 9.8 लेनी है। 9.8 तो देखें आंसर कितना आएगा, 2 × 90। 20 seconds. ओके 20 seconds. कितना आ रहा है? 20 सेकेंड्स। ओके, सो ये सॉल्व होके आ गया t, रूट से निकालने के बाद आ रहा है Yes, sir. ओके 20 सेकेंड। तो अभी क्लियर ये हो गया कि ये स्टोन 20 सेकेंड एयर में था, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल भी कितनी देर तक मूव करेगा? 20 सेकेंड। 20 seconds. तो ये जो रेंज होगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो एक्सेलरेशन, हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? Yes. सो r इज इक्वल टू हो जाएगा, अब स्पीड गलती मत करना, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं? 600 को 5/18 से 5/18 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18। सो ये हो गया मीटर पर सेकंड में, अभी 20 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोशन इन 2D का है, प्रोजेक्टाइल मोशन का है, हम वहां पर भी ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेना है, वहां पर भी सिमिलर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, नाउ 171 to 75 बताएं। 173. 172 and 3 175. 171. 174. बेटा मतलब ऐसे करोगे यार अब? ठीक है, कोई बात नहीं। - 171 देख लेते हैं, रीड करते हैं। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, अ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो ये याद रखना है कि कोई भी मशीन या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद का एक उसके पास इंजन सिस्टम होगा, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो अभी ये मत बोल देना कि सर ग्रेविटी ये ऊपर 10 से जा रहा है, ग्रेविटी 10 से नीचे लग रही है, तो नेट एक्सेलरेशन हो गया 0। नहीं, क्वेश्चन रीड करो, रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब रियल में वो 20 का फोर्स लगा रहा है, 10 ग्रेविटी अपोज कर रही है, रिमेनिंग कितना आ रहा है? 10। तो पहली बात तो ये सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो 10 से ऊपर जा रहा है, वो एफर्ट 20 का लगा रहा है, 10 का ग्रेविटी अपोज करिए, और नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 10। तो हमें सॉल्व करना है नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 10। नाउ द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 minute. The rocket continues to move up. After how much time from then will the maximum height be reached? तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 10 का एक्सेलरेशन है और ये 1 मिनट तक ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि कब कितनी स्पीड तक ये ऊपर चला जाएगा। हमें वही तो देखना होगा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि सपोज ये रॉकेट है और हमने इसको ऐसे थ्रो किया, ठीक, तो ये पहले तो a = 10 का एक्सेलरेशन लेके चल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जैसे इसका फ्यूल खत्म होगा, इस पे क्या एक्ट करना शुरू कर देगा? ग्रेविटी। क्लियर? क्योंकि अभी ये अब 10 से नहीं जा सकता है,
तो इसका मतलब हमें u निकालना है कि u कितना हो जाएगा आफ्टर 1 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका आफ्टर 1 मिनट। हाँ, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम है 1 मिनट, सो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 600. यस, v इज इक्वल टू g इंटू सॉरी a इंटू टी, सो a इंटू टी इज 60 सेकेंड्स, सो 600 की स्पीड से वो ऊपर जा रहा है, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम देन विल द मैक्सिमम हाइट बी रीच्ड, तो अब कितना टाइम लगेगा ऊपर U जाने by में, G. u बाई 1 जी वाला minute. लगा देंगे 1 u, minute. ओके। तो सेम टाइम आएगा 600 डिवाइडेड बाई g10 रख देंगे, 1 मिनट ही आ जाएगा। तो ये तो काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है, हाइट वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो u स्क्वायर अपॉन 2g से आप निकाल देंगे आगे, ओके। चलिए रीड करते हैं 172। There is a leakage in the ceiling of a room of height 4 meter. Drops of water fall regularly from the ceiling such as the way then when the third drop leaves the ceiling the first drop touches the mark। यार ऐसे ही क्वेश्चन तो डिस्कस किया था ना शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में। Yes, Yes, sir. sir. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप? क्या यार किसने पूछा है? प्रीवियस लेक्चर बिल्कुल नहीं देखा क्या? हमने ये ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था कि सपोज ये हाइट है और कॉमन सेंस लगाएंगे कि थर्ड ड्रॉप जस्ट सीलिंग पे है, मतलब थर्ड ड्रॉप यहाँ पर है 4 मीटर पे, सेकंड ड्रॉप है यहाँ पर और फर्स्ट ड्रॉप पहुंच गई है ग्राउंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो हमें सेकंड की हाइट पूछ रहा है कि कितनी होगी, ठीक। तो सबको अगर हम सेम इंटरवल पे कर रहे हैं, सो आप देखो कि 4 मीटर में कितना टाइम लगने वाला है, 4 मीटर हाइट जाने में कितना टाइम लगने वाला है। सो 4 मीटर हाइट में हम टाइम निकाल सकते हैं t, 2 by root 5. हाँ। सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2h बाई जी, √2h बाई जी। सो ये हो जाएगा रूट जो भी होगा 2 इंटू 4 इंटू बाई जी की वैल्यू 10, ठीक। ये सॉल्व कर देंगे जो भी टाइम आएगा। अभी पूछा सेकंड ड्रॉप कहाँ पर होगा, तो हमें निकाल लो कि टाइम अगर t लगा तो इंटरवल दोनों का सेम है ना, मतलब इन दोनों को कितना टाइम लगेगा t बाई 2। सो मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों को टाइम लगेगा t बाई 2। सो t हमें पता है, t बाई 2 हमने निकाल लिया और ये वाला h निकाल लेंगे, स्मॉल h, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, g और t की वैल्यू कितनी होगी t बाई 2 का स्क्वायर। डन, h आ गया, 4 से माइनस कर लेंगे, सो हमें उसकी फ्लोर से सीलिंग से हाइट पता चल जाएगी। दोनों ऑप्शन हैं, सीलिंग से भी हाइट दी हुई है, फ्लोर से भी दी हुई है, तो अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। अच्छा Yes, sir. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में याद है हमें कि बाद में उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो बाद में वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है, पहले डिस्टेंस कम कवर करता है। तो अगर ऐसे हुआ तो कई बार ऑप्शन से भी शॉर्ट हो जाता है, जैसे मिडवे तो नहीं होगा, एट हाइट 1 मीटर फ्रॉम द फ्लोर नहीं होगा क्योंकि फ्लोर 3 से meter. 2 मीटर Option से C. कम ही होगा, ठीक है। एट हाइट 3 मीटर फ्रॉम द फ्लोर, एट हाइट 2.5 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सीलिंग से ज्यादा दूर नहीं रहेगा, आंसर सी हो जाएगा, बिना Yes. सॉल्व किए हम गेस कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर ऑप्शन थोड़े से और कोई आंसर भी थोड़ा सिमिलर इस रेंज में होता तो फिर हमें सॉल्व करना होता, बट ये क्वेश्चन हम बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। लॉजिक क्या लगा है मैं फिर से बता रहा हूँ, सब लोग एक बार देखें लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वो फर्स्ट स्पीड स्लो होती है, स्पीड स्लो होती है मतलब अगर हाफ टाइम पे पूछूंगा तो वो h/2 पे नहीं आएगा, अगर टाइम हाफ लोगे तो वो h/2 से भी पहले रहेगा हाफ टाइम में, और बाद के हाफ टाइम में h/2 से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। सो इसका मतलब बाद के टाइम पे 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, सो इसका मतलब आंसर 2 मीटर से ज्यादा होगा, कहाँ से, बॉटम से, फ्लोर से। तो इसलिए फ्लोर से आंसर 2 मीटर से ज्यादा वाला आंसर होना चाहिए। चले 173 डिस्कस करते हैं। A stone is dropped from the top of a building of height h. After 1 second, another stone is dropped from the balcony of a flat 20 meter below the
top. What is the height of building if both the stone reaches the bottom simultaneously? ठीक है, so इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 173 डिस्कस करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, वहां से हमने एक स्टोन ड्रॉप किया, ठीक। सो अभी हो क्या रहा है कि इस पॉइंट से फ्लैट से 20 मीटर बिलो दूसरा स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं, 20 मीटर बिलो दूसरा स्टोन, बट कितने टाइम बाद? 1 सेकेंड के बाद, ठीक। और दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि ये 1 सेकेंड में कहां पर पहुंच जाएगा, पहले चेक करें। तो ये 1 सेकेंड में कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगा और स्पीड कितनी गेन कर लेगा, मान लेते ये ए है और ये वाला स्टोन है बी, ठीक। सो इन 1 सेकेंड एच कितना कवर कर लेगा? एच इज इक्वल टू हाफ जी 5 मीटर और 1 का स्क्वायर, तो कितना कवर कर लेगा? 5 मीटर 5 1 मीटर सेकेंड में, यस। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यू 10 मीटर पर 10 सेकेंड। मीटर, u इज इक्वल टू जी टी जितनी होगी, माइनस रहेगा बिकॉज डाउनवर्ड की डायरेक्शन है। सो इसकी स्पीड 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये ड्रॉप हो रहा है, मतलब बी वाले का u कितना है? 0 है, ठीक। अच्छा, दोनों सेम टाइम पे पहुंचने वाले हैं, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचने वाले हैं, तो फिर पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली? व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब पूरा टोटल एच पूछ रहा है, टोटल हाइट हमसे पूछ रहा है, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर अगर ट्रेवल कर लिए तो इसको और एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा? 15 मीटर, क्लियर। जबकि इसको 15 मीटर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो चाहिए तो रिलेटिव सॉल्व कर दो या फिर आप नॉर्मली सॉल्व कर दो, तो आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। मैं रिलेटिव बहुत प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है रिलेटिव से एकदम आंसर विदाउट जी के किसी टेंशन के बिना आ जाता है। तो हम सॉल्व करते हैं इसे रिलेटिव। आप चाहिए तो बिना रिलेटिव के भी कर सकते हैं। देखिए, रिलेटिव मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, रिलेटिव मतलब ये वाला स्टोन है यहाँ पर, अभी यू है 0, जबकि ये वाला स्टोन है यहाँ पर, यू कितना है? 10, क्लियर। इनके बीच में गैप कितना बचा? ये डिस्टेंस बताओ कितनी है? 15 मीटर, क्लियर। तो बताओ रिलेटिव से कब दोनों मिलेंगे? u रिलेटिव कितना हो जाएगा? 10। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन है, माइनस करेंगे, 10 माइनस 0 कितना आएगा? 10, ठीक। सो टाइम कितना लग जाएगा बताओ? डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है रिलेटिव में। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि दोनों का ही जी एक्सेलरेशन होता है। तो कितना आ जाएगा? 15 बाय 1.5 सेकेंड, डन। सो अब रियलिस्टिक इस सिचुएशन में आ जाओ कि ए वाले को कितना टाइम ड्रॉप करने में लगा? 1 सेकेंड ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका था, 1.5 और आ गया, ओके। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम लगा उनको 2.5 सेकेंड। तो अभी h निकाल देंगे हम, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है सबको? सो वैल्यू सॉल्व करते हैं, हाफ जी आएगा 5 एंड इसको लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर, 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/2 का स्क्वायर। सो आ जाएगा कितना? 125/4, ओके। सो ये हो जाएगा 31.25, क्लियर है? सबको समझ आया? ये 173 एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा कि कितना हाइट दोनों ने कवर किया, फिर एक को टी टाइम और एक को t-1 टाइम, इस तरीके से भी हमें नहीं करना पड़ा। क्लियर है सबको? ओके, सो ओके, कहाँ पे थे? ये डिस्कशन चल रहा था हमारा
173 का 173 यार क्लियर, सबको समझ आया बताएं। सर डायग्राम और एक बार बताओ। ओके 173 फिर से थोड़ा डायग्राम। यस सर। ओके सो इसको थोड़ा सा और डिटेल से फिर से समझते हैं। देखें बहुत सारे अप्रोच है, मैं दूसरे अप्रोच भी डिस्कस कर सकता हूँ अभी, बट एक कॉमन सेंस पहले बात करते हैं कि रिलेटिव कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सोचो एक स्टोन हमने ड्रॉप किया 1 सेकंड बाद कहाँ पर आ जाएगा। हमें पता है कि 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस कवर कर लेगा कितनी है 5 मीटर। ये सबको समझ आया, ये बेसिक चीज है यार। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि 20 मीटर से दूसरा स्टोन ड्रॉप किया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचना है, सेम टाइम पे पहुंचना है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहुंचा यहाँ पर, एट द सेम टाइम ये स्टोन भी यहाँ पर पहुंचेगा। मतलब रिलेटिवली इनके बीच में कोई गैप रहेगा क्या? नहीं, दे आर मीटिंग। ओके क्वेश्चन है दे आर मीटिंग, तो उसी को तो हम रिलेटिव से सॉल्व कर देते हैं। क्या सोचो एक स्टोन है अभी यहाँ पर, एक स्टोन है यहाँ पर, दोनों के बीच गैप कितना है 15 मीटर का। ये 10 से जा रहा है और ये 0 से जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो रिलेटिव लगा के सॉल्व कर देंगे कि व्हेन दे विल मीट, और रियल में ग्राउंड में ही उनको मिलना है ना डायरेक्टली, क्योंकि दे आर रीचिंग द ग्राउंड एट द सेम टाइम। सो इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज को रिलेटिव लगा दिया कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, और हमें पता चला कि आफ्टर 1.5 सेकेंड दे विल मीट। सो पहले ऑलरेडी ये 1 सेकेंड ट्रेवल कर चुका था, अभी बचा कितना 1.5। सो मतलब टोटल कितना ट्रेवल किया इसने 2.5 ट्रेवल किया, और 2.5 के लिए हाइट निकाल दी हमने। समझ आया क्या? यस सर। ओके गुड, Yes, sir. ओके वेरी गुड यार। अभी इसमें और डिफरेंट अप्रोच क्या हो सकते हैं बिना रिलेटिव के? तो बिना रिलेटिव के यस अगर सर। करना है तो देखें, देखो रिलेटिव से डरना नहीं है। कुछ स्टूडेंट रिलेटिव के नाम से ही डर जाते हैं, अरे सर रिलेटिव मोशन लगा दिया यहाँ पर, जबकि सबको अब तक समझ में आ गया होगा कि यार रिलेटिव मोशन से सिंपल कितना हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको रिलेटिव मोशन नहीं लगाना है तो कुछ ये एज्यूम कर लेते हैं कि यार मान लेते हैं टी टाइम बाद ये पहुंच गया ग्राउंड पे, ठीक है। टी टाइम पे ये भी ग्राउंड पे पहुंच गया, बट दोनों ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होंगी? अगर इसने एच हाइट ट्रेवल की तो इसने एच से थोड़ा सा 15 ज्यादा ट्रेवल की है। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो दोनों की जो हाइट ट्रेवल्ड है, मान लेते हैं ये है h1 और ये है h2, तो h1 माइनस h2 का आंसर क्या आना चाहिए? 15 मीटर आना चाहिए। सबको समझ आई ये लाइन? h1 ने जितनी हाइट ट्रेवल की और h2 ने जितनी हाइट ट्रेवल की, दोनों का सब्ट्रैक्शन 15 मीटर आएगा। अब h1 की हाइट कैसे निकाल सकते हैं? इसकी स्पीड है 10, ठीक है। सो इसकी हाइट अगर हमें निकालना है तो ut प्लस GT स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इस तरीके से निकाल लेते हैं, इसे h1 नहीं बोलते हैं, h1 पूरे को बोल देते हैं, h1 पूरे को बोलते हैं। सो h1 माइनस h2 अभी आंसर कितना आएगा 20 मीटर। 20. अच्छा h1 कितने देर में कवर करेगा? 1 सेकेंड एक्स्ट्रा कवर करेगा, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब होगा हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप इसे टी स्क्वायर बोल रहे हैं तो ये h2 जो कवर करेगा 1 सेकेंड कम कवर करेगा, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। क्लियर? यहाँ से सॉल्व कर देंगे, हाफ को इधर 4 और जी को डिवाइड पे ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 हो गया 40 और जी का डिवाइड देंगे वैल्यू आएगी 4। अभी सॉल्व कर दे, स्क्वायर ओपन करें, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 इधर ऐड हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 सेकेंड आ गई, टी की वैल्यू 2.5 सेकेंड। अभी एच निकाल दो। तो विदाउट रिलेटिव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यार विदाउट रिलेटिव थोड़ा सा इक्वेशन सोचना थोड़ा सा अच्छी बात होता है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। तो अभी बताओ दोनों मेथड सबको समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, चले। सो 173 के दोनों मेथड, ये मेथड 2 हो गया,
चले 174 रीड करते हैं अब। हाँ 174 A parachutist dropped freely from an aeroplane for 10 seconds before the parachute opens. He descends with the net retardation of this. He bails out of a plane at height of this. What is his velocity when he reaches the ground? यार बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा यार अभी क्लियर रखना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूँ 174 आप सॉल्व करें फिर से। मैं चाहता हूँ 174 आप लोग खुद से सॉल्व करें और अभी सॉल्व करके बताएं। देखें मैं आपको हिंट देता हूँ कि हमें पता है कि वो 10 सेकंड तक ड्रॉप होने वाला है। तो पहले तो 2495 ये पूरी हाइट लिख लेते हैं अपन। सो 174 सबसे पहले ये पूरी हाइट है कितनी 2495 मीटर। पहले तो ये हाइट, अभी हो क्या रहा है, पहले वो ड्रॉप हो रहा है, u0 है, ड्रॉप हो रहा है, 10 सेकंड तक ड्रॉप होगा। तो 10 सेकंड तक कितनी हाइट ड्रॉप कर लेगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो 10 सेकंड में कितनी ड्रॉप कर लेगा, g की वैल्यू 9.8 लेनी होगी अब आई गेस। नहीं 10 दिया है, वेरी गुड यार, कोई टेंशन नहीं है। तो g की वैल्यू 10 लिखेंगे, सो हाफ हो जाएगा 5 और 10 सेकंड्स का स्क्वायर आ गया 500 मीटर। 500. ओके, सो 500 मीटर उसने कवर कर लिया, 500. वेरी गुड। अब यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई उसके पास, v इज इक्वल टू g इंटू टी, 100 किलोमीटर पर 100 मीटर पर सेकंड. सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब जैसे ही वो पैरासूट ओपन करता है, अब वो रिटार्ड होना शुरू होता है a इज इक्वल टू 2.5 से। रिटार्ड हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर की तरफ। अच्छा, डिस्टेंस कितनी बची, 500 वो ट्रेवल कर चुका है। सो हमें चाहिए कि यहाँ 1995 1995. 1995 इतनी हाइट हो गई। सो आपको हाइट पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल स्पीड चाहिए। तो याद आ रहा होगा इक्वेशन, Third v स्क्वायर इज equation. इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as u square minus 2gh. 2a। ठीक है, तो g के जगह यहाँ पर अभी नेट एक्सेलरेशन a 2.5 यूज करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ है मतलब रिटायर्ड कर रहा है वो हमारे हाइट को। तो इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25. 2.5 5 मीटर पर सेकंड. यस 1995 सॉल्व कर देंगे। आंसर कितना आ रहा है फाइनली v का, किसी ने सॉल्व किया, 5 मीटर पर सेकंड। कितना, यस 5 5 मीटर पर मीटर पर सेकंड. सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। ओके वेरी गुड, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, सो 174 अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा आइडिया आपको प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा, 2 स्टेप क्वेश्चन है। ठीक है, पहला स्टेप से हमने v और बाकी डिटेल निकाली h, फिर रिमेनिंग h से हमने थर्ड इक्वेशन से स्पीड निकाल ली। चलो 175 रीड करते हैं, देखें सब। 175 में कह रहा है a ball dropped vertically down and it takes time t to reach the ground at t by 2। तो ये तो यार हम पहले ही बता चुके हैं कि हाफ टाइम पे लेस देन हाफ द डिस्टेंस तो कम ट्रेवल करेगा। ठीक है, लेस देन हाफ डिस्टेंस। ऑप्शन सी. हमने लॉजिक अभी देखा था ना कि पहले स्पीड स्लो रहती है, तो मतलब फर्स्ट हाफ टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा, बाद के हाफ टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ओके नेक्स्ट 176 टू 80 बताएं। 176 176 then 177. 177 179. 179 ओके 180. 180 भी। यार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग गए तुम लोग तो, कोई बात नहीं, चले जल्दी से डिस्कस करेंगे फिर थोड़ा सा। देखिए 176 a particle is dropped vertically from rest from a certain height, the time taken by it fall through successive distance of 1 meter each। यार तो ये तो मतलब ओके है ना यार, इसमें क्यों इतना टेंशन वाली बात है। हमें 176 चाहिए 1 मीटर ईच, तो हमें पता है फॉर्मूला होता है √2h/g।
बट ये पूरा टॉप से होता है, तो हर बार हमें माइनस जरूर करना पड़ेगा। क्लियर? सो देखो कैसा आंसर आएगा, इस तरीके से आएगा। पहले 1 मीटर में कितना होगा, √2h/g, h की root 2 वैल्यू by है g. 1, h की वैल्यू है 1, Yes, sir. देन ये हुआ T1। लेकिन जब T2 निकालेंगे सो T2 होगा √2 और h की Minus वैल्यू 1. लिखेंगे 2, ठीक। लेकिन पहला 1 वाला माइनस करना पड़ेगा, सो इसका Yes. मतलब ये वाला पैटर्न आना शुरू हो जाएगा। Option C. ठीक है, सबको समझ आया ना पैटर्न? पहला होगा √2h/g, फिर दूसरा √2h/g में 2 मीटर रखेंगे और 1 मीटर वाला टाइम माइनस करेंगे, ठीक। फिर 3 रखेंगे और 2 मीटर वाला टाइम माइनस करेंगे, तो वो नेक्स्ट 1 मीटर आएगा। 4 रखेंगे और फिर 3 वाला माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट 1 मीटर आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 177, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड by a freely falling body starting from rest in successive interval of time। तो नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस किस रेट पे कवर करेगा। सो फिर से वही वाली बात, h इज इक्वल टू देखेंगे हाफ GT², ठीक है। सो लेट्स से फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा, हाफ g तो हर बार रहेगा, पहले होगा 1 का स्क्वायर, ठीक। बट नेक्स्ट टाइम जब हाइट 2 निकालेंगे तो हम अगर हमने पूरा 2 रख दिया तो वो तो टॉप से आ जाएगा, हमें -h1 करना पड़ेगा ना, ठीक। फिर सपोज h3 निकालेंगे तो Option हाफ इंटू g इंटू 3 का स्क्वायर आएगा, 3 square minus 2 ठीक। square. लेकिन 2 स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, सो हाफ H2 इंटू square. जी इंटू 2 2 स्क्वायर square. माइनस करना पड़ेगा। तो अभी पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 - 1 मतलब Option 3 D. रेशियो 3, 1357. 9 - 4 मतलब क्या आएगा 5, सो 1:3:5 ये वाला आने लग जाएगा। ओके, सो 177 आई गेस ओके है। Yes, sir. ओके, 179 देख लेते हैं। 179 देखें सब, रीड कर लेते हैं 179। A stuntman running across a rooftop of a building wants to land on a roof to next building. The roof is 4.9 meter below the first roof and 5 meter away from it. What is his minimum jump speed for safe landing of the roof to the next building? तो यार ये थोड़ा सा समझना है, ये फिर से 2D का क्वेश्चन आ गया। ये कुछ ऐसा आ गया कि इस पॉइंट से उसे जंप करना है और यहाँ पर पहुंचना है। अभी ये जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर और ये जो हाइट है ये है कितनी, 4.9 मीटर। 4.9. अभी समझना है 4.9 कि इसका मतलब उसे जंप ऐसे स्ट्रेट करना होगा, बट वो आएगा इस तरीके से लैंड करता हुआ, ऐसा प्रोजेक्टाइल करता हुआ। तो अगर उसे यहाँ पर लैंड करना है तो मान लेते ये स्पीड कुछ भी है, मेन इंपॉर्टेंट खेल है टाइम का कि वो इतने टाइम में नीचे आ जाए। सो हम अगर बताएं टाइम फॉर ड्रॉप वो कितना हो जाएगा, √2h/g। सो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू h कितना है 4.9, 1 second. 9.8 ले लेते 1 हैं, second. 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड वो ड्रॉप होगा, इसका मतलब ही नीड टू कवर दिस डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। क्लियर? 5 meter तो per इसका मतलब हॉरिजॉन्टल 1 सेकेंड में 5 meter per डिस्टेंस कवर second. करना पड़ेगा। यस, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लगा 5 मीटर, टाइम लगा 1 सेकेंड, आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये लॉजिक यार देखो 2D मोशन का है एक्चुअली। तो अभी आगे हम प्रोजेक्टाइल में ये पूरे लॉजिक और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आपको ये समझना होगा कि अगर ये पर्सन यहाँ तक पहुँच गया और उसने 2 सेकेंड लिया, तो इसका मतलब अगर वो वर्टिकल में 2 सेकेंड में नीचे आ गया यहाँ इस साइड पर, सो हॉरिजॉन्टल में भी तो 2 सेकेंड तक ही आगे जाएगा ना, क्योंकि जर्नी तो 2 सेकेंड ही होने वाली है। सो ये लॉजिक हम यूज कर रहे हैं कि वर्टिकल से निकाल रहे हैं टाइम और उतने टाइम तक ही वो हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, ऐसा हम कंसिडर करके अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन। 180 देख लेते हैं, रीड करें। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी कवर्स हाफ द टोटल डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल इफ फॉल फॉर n सेकेंड द वैल्यू ऑफ n हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये है कि लास्ट सेकेंड में हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो टोटल हाइट अगर h है
तो ये h/2 जो है ये लास्ट सेकंड में कवर कर रहा है ये। सो आपको ये समझना चाहिए कि आंसर ये बताओ 2 से कम आएगा या 2 से ज्यादा, पहले ये बताओ। 2 से 2 ज्यादा। से ज्यादा। 2 से ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि फर्स्ट हाफ कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा उसे। सो अगर ये 1 सेकंड है तो ये 1 सेकंड से ज्यादा होगा, तो मैं थोड़ा सा पहले ये चीज रखता हूं कि ये मोर देन 1 सेकंड होगा, क्योंकि टॉप पे उसकी स्पीड स्लो रहती है। तो आंसर तो 2 से ज्यादा आएगा। तो इधर आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो बट हम सॉल्व कर लेंगे, मजाक नहीं करेंगे कि गेस मार दो, नहीं सर यही होगा, अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये अच्छा लग रहा है, बट सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। तो हमें ये पता है कि लास्ट सेकंड में टोटल हाइट का h/2 कवर करने वाला है, ठीक है। तो अभी तो दो तरीके हैं, इधर आप लास्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा दो और h की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। सॉरी, h गिवन नहीं है, h गिवन नहीं है, तो हमें इस फॉर्मेट में नहीं कर पाएंगे। लास्ट सेकंड में h/2 हमें कवर करना है। तो एक तो है हम ऐसे nth का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि इफ इट फॉल्स n सेकेंड्स सो देन वैल्यू ऑफ n, लेकिन हमें h को इन टर्म्स ऑफ n निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एस nth का, ये हो जाएगा u प्लस a/2 2n-1, ठीक। अभी ये मान के चल रहा हूं मैं कि ये u तो ड्रॉप है, 0 हो जाएगा। एस nth कितना है, h/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वही अपना g/2 2n-1, ठीक। ये तो काम बन गया, बट हमें h फाइंड करके लेके आना होगा। तो अगर हमें पता है कि टोटल जर्नी n सेकेंड की है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ g इंटू n स्क्वायर। n एक टाइम है, ठीक है, और लास्ट सेकेंड मतलब nth सेकेंड, सपोज n है 5, सो इसका मतलब हो जाएगा 5th सेकेंड टाइप, क्लियर। सो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये रिप्लेस कर देंगे यहाँ से h की वैल्यू। सो h/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो h की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू जी इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 2n-1, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, g और g कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4n-2, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस और माइनस ओके। रूट से। तो इसके फाइनली जो रूट आ रहे होंगे वो 2 प्लस माइनस रूट 2 आ रहे होंगे। तो हमें अब कॉमन सेंस से ये पता होना चाहिए कि 2 माइनस रूट 2 नहीं वैलिड है। अभी जस्ट हमने यहाँ पर देख लिया है, देन n शुड बी ग्रेटर देन 2 सेकेंड। ये यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट से देख लिया है। तो इसका मतलब n का आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 होगा, ओके, ठीक है। चले नेक्स्ट बात करते हैं 185 181 टू 185 बताएं। वन 181 टू 185 बताएं डाउट्स। 182 182 183 183 ओके। सो 182 एंड 183 चलो डिस्कस कर लेते हैं। 182 डिस्कस करते हैं। रीड करें क्वेश्चन। पॉइंट PQR in interval such that PQ is equal to QR, a ball P allowed to fall freely, what is the ratio of the time descends through P? ये यार ये किसने पूछा यार, ये अभी यही तो सब डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि दोनों पॉइंट सेम है। तो अगर ये h हाइट है तो ये h/2 है और ये h/2 है, ये P है ये Q है सर और सिमिलर टू लास्ट प्रॉब्लम। या बिल्कुल सिमिलर। सो हमें टाइम का रेशियो चाहिए। सो मैंने बताया कि डायरेक्टली QR मत निकालो, PR निकालो, ठीक है। सो इस तरीके से पहले PQ निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू रूट
h/g. 2/g और फिर निकालो पी आर। तो पी आर हो जाएगा लेट से टी इज इक्वल टू √2h/g। क्लियर। जबकि पी आर को हम लिख सकते हैं, क्यू आर को हम लिख सकते हैं, क्यू आर हमें चाहिए था, वो लिख सकते हैं हम पी आर माइनस पी क्यू। सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो मतलब टी माइनस लिख सकते हैं क्या, T1। सो टी माइनस T1 कितना है, √h/g। √h/g कॉमन ले लिया हमने, √h/g कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचती है, ऑप्शन ए। √2 - 1। यस। सो ये दो कंपेरिजन आ जाएंगे हमारे इन दोनों में, और इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा, इस वाले का रेशियो और इस वाले का रेशियो। ऑप्शन ए। ओके 183 देखते हैं। ठीक है। सो a ball is dropped from a bridge this height above the river. After the ball has been falling for 2 seconds, a second ball is thrown straight down after it. What must be the initial velocity of the second ball so that both hit the water at the same time? Okay, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि हमें पहले दो पार्ट में स्प्लिट कर लेना पड़ेगा इसे। रिलेटिव दूसरी बॉल आ गई, मतलब रिलेटिव लगा दे तो बेस्ट है, तुरंत आ जाएगा, बट आप विदाउट रिलेटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये u0 था, 2 सेकंड में कितना ड्रॉप हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बता चुका हूँ। 2 सेकंड में देखे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2 सेकंड बाद, 20 मीटर पर सेकंड। ये समझ आया सबको कि 2 सेकंड में ये हो जाएगा सिनेरियो। अच्छा, 2 सेकंड बाद अनदर बॉल बी इज ड्रॉप्ड u0 से, ये ए है ये बी है। तो अब आप बताओ यार। सर सेकंड बॉल थ्रो किए। अच्छा, सेकंड बॉल थ्रो किया है, a second ball is thrown straight down after it, what must be the initial speed? तो ओके, तो हम ये मान लेते हैं इसकी स्पीड कुछ है u, ठीक है, इसकी स्पीड है कुछ u। अब दोनों को कहाँ पर मिलना है, तो ऑलरेडी 20 मीटर हो गया है इन दोनों का, रिमेनिंग कितना है, इन दोनों का रिमेनिंग 20 मीटर हटा देंगे तो 102.5 मीटर इस हाइट पे उन दोनों को मिलना है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि किसी तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। लेट्स से मैं विदाउट रिलेटिव अगर सॉल्व करना चाहूँ तो सिचुएशन क्या है कि सेम टी टाइम में ये नीचे तक पहुंच जाएगा, और जबकि सेम टी टाइम में ये कितना पहुंचेगा, 102 ही पहुंचेगा। ठीक है, अगर टेंशन नहीं है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो कि ये टी टाइम में जितना नीचे पहुंचेगा ये उससे 2 सेकंड कम में पहुंच जाएगा। क्लियर है, ये चीज आई गेस बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम में, उतने देर में ये t-2 सेकंड में कवर कर लेगा वो डिस्टेंस। सो अब यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। क्लियर। सो पहले देखो कि इसे कितना टाइम लगने वाला है। सो t इज इक्वल टू कितना होगा, √2h/g। डन। तो ये हम निकाल लेंगे यहाँ से, t पता चल जाएगा। ठीक, इस वाले को इस ये हाइट ट्रेवल करने में t से कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे की तरफ थ्रो किया हुआ है मतलब u नेगेटिव रहेगा, ut। अब इसे टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड कम लगेगा, सो जितना t हम यहाँ से निकालेंगे उससे 2 सेकंड कम लगेगा यहाँ पर। सो u इंटू t-2, ओके, -12 g t-2 का स्क्वायर। ठीक है, और h की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव रखेंगे हम क्योंकि नीचे की तरफ की डिस्टेंस है। सो ये हो जाएगी 122.5, वो भी नेगेटिव का। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। t हम यहाँ से √2h/g से निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगेगा उसका 2 सेकंड कम लगेगा। तो यहाँ पर अननोन क्या है, सिर्फ u। सबको समझ आया कैसे फाइंड कर सकते हैं? यस। ओके, पहले हम निकालेंगे t कि a को कितना टाइम लगा। सो बेसिकली ये है ta। ठीक, ta निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि tb जो होगा वो ta से 2 सेकंड कम लगेगा। ठीक,
और हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्ट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको हमने यू से थ्रो किया है, किसी नीचे की तरफ यू से थ्रो किया है, तो नेगेटिव पूरा माइनस कॉमन लेके कैंसिल करके यू की वैल्यू निकाल देंगे। ओके ठीक है, 183 हो गए। नेक्स्ट, 184. till 185 any other doubt? आगे सॉल्व नहीं किया क्या टिल 185? कहाँ तक करने हैं? टिल 189 या किया ना। टिल 189 तक बताएं। 187 188. 180 180 187 188 मैंने 2 क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं। एनी अदर डाउट? ओके तो डिस्कस कर लेते हैं यार। 187 चले 187 रीड करते हैं। From a tower of height h, a particle thrown vertical up with speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between these things. Okay, so question ये है कि एक टावर h हाइट से एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया हुआ है u स्पीड से, ठीक है, और उसको कितना टाइम लग रहा है, that is n times the time taken to reach the highest point of its path. तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप का है कि ये h हाइट हमें दे दिया है, ये h, लेकिन हमने u से थ्रो किया है और ऊपर जाके ऐसे पूरा आने में उसको टाइम लगा है t। ये जर्नी का टाइम है, कुछ मान लेते हैं t1, ठीक। अब पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, ये वाला टाइम। सो इस वाले टाइम को अगर हम हाईलाइट करें, ये वाला टाइम, ये मान लेते हैं t2। सो क्वेश्चन में गिवन है दैट टोटल t1 इज n टाइम्स द t2, ये हमें है गिवन है इतना, ठीक। तो अभी ये बताओ कि हमें इस h को रिलेट करना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले सिमिलर एक टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें इधर का टाइम दिया हुआ था t1, ठीक, और तब हम ढूंढ रहे थे कि ऊपर वाला टाइम कहाँ से मिलेगा, ये वाला, और इस बार हमें ऊपर वाला टाइम दिया हुआ है t1 t2, ठीक है। तो अब हमें बताना है, हमें h रिलेट करना है। बताएं कैसे रिलेट करेंगे h? तो देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मान लेते हैं ये हाइट है कुछ स्मॉल h, ओके, तो स्मॉल h हाइट कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, वो t2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू जी इंटू t2 का स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके सॉरी एक मिनट, माय मिस्टेक। सारी चीजें टाइम के टर्म्स में, u के टर्म्स में दी हुई हैं, हमें u के साथ रिलेट करना है, ठीक है। u के साथ बाद में रिलेट कर देंगे। u को रिलेट करने का तरीका हो जाएगा कि t2 टाइम में 0 हो जाता है ना, मतलब t2 इज इक्वल टू कितना है, u बाई जी। हम बाद में t2 को रिप्लेस कर सकते हैं u से, ठीक, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि h हाइट ट्रेवल कर रहा है वो हाफ t2 टाइम में, ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूं ये पूरी h प्लस h कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो हो जाएगा हाफ जी, बताएं कितना टाइम है, 2 times t1 जो पूरा टाइम था माइनस t2 टाइम में, तो t1 माइनस t2 टाइम में। समझ आया ये, ठीक। अच्छा अब इसमें से काम की क्या चीज नहीं है, क्या चीज काम की नहीं है हमारे, ये स्मॉल h काम का नहीं है, हमें चाहिए कैपिटल H में। समझ आ रहा है सबको? यस सर। ओके तो हम क्या कर सकते हैं, अब रिप्लेस कर सकते हैं। हम इक्वेशन माइनस कर दें, अगर
ठीक है। सो हमें पता है कि हमें स्मॉल h नहीं चाहिए, सो हम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं। सो इक्वेशन 2 माइनस 1, क्लियर। सो आंसर क्या बचेगा, 2 माइनस 1 करेंगे, सो h रिमेनिंग आएगा और इस वैल्यू का स्क्वायर ब्रेक करके कैंसिल कर देंगे। सो स्क्वायर ब्रेक करके करेंगे तो ये T2 स्क्वायर तो हट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हाफ जी T1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 T1 T2 आएगा, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा जी T1 T2। ये समझ आ गया सबको, Yes, sir. किसी को डाउट नहीं? ओके, अब ये इक्वेशन से रिप्लेस कर दो T2 को, क्लियर। सो यहाँ से T1 को रिप्लेस कर देंगे और T2 को क्या लिख सकते हैं, U बाई जी, दोनों चीजें रिप्लेस कर दो, H और U में रिलेशन आ जाएगा। समझ आया सबको? अब सो H इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ जी, तो हाफ को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, सो ये हो जाएगा 2H इज इक्वल टू जी T1 का स्क्वायर, T1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, N इंटू T2, N इंटू T2 का स्क्वायर, माइनस फिर से T1 को लिख सकते हैं N इंटू T2, सो जी ये 2 टाइम्स हो चुका है, 2G, और T1 और T2 को स्क्वायर कर सकते हैं, सो दिस विल बी N टाइम्स ऑफ T2 का स्क्वायर, क्लियर। ये हो गया, आप T2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको 187? तो देखो यार, लॉजिकली आपको चीजें इक्वेशन यूज करनी पड़ेंगी, उसी के अकॉर्डिंग हम अच्छे से काम कर सकते हैं। डन? Yes, sir. ओके, ठीक है, गुड। इसका और कोई मेथड हो सकता है क्या, कुछ और सोच सकते हैं, कोई और बताएं, कोई और तरीका? मुझे लगता है यही सबसे इजीएस्ट अप्रोच रहेगा जो हम पहले कर रहे थे। ये h निकाला हमने, टोटल h निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने अपना वाला टाइम निकाला और इस टाइम को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 188 बात कर लेते हैं। रीड करते हैं। A ball thrown vertically down from a height of 20 meters with a velocity v0. It collides the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is okay. ओके देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि एक हाइट है 20 मीटर से, 20 मीटर से हमने थ्रो किया है उसे, लेट से किस स्पीड से, v0 से। सो हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड कितनी आ जाएगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेट से स्पीड आ गई v। अभी क्वेश्चन में ये है कि 50% एनर्जी वो लॉस कर चुका है, सो इसका मतलब रिटर्न किसी स्पीड से जाएगा v डैश से, और कहाँ तक जाएगा, जस्ट 20 मीटर तक जाने वाला है। तो इसका मतलब हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, हम v डैश फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हैं कि v डैश क्या होना चाहिए कि वो कितनी हाइट तक जाए, 20 मीटर हाइट तक चला जाए। ओके, सो हमें याद है ना, हम h इज इक्वल टू निकाल सकते हैं u स्क्वायर अपॉन 2g से, क्लियर। सो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u मतलब यहाँ पर √2 इंटू जी इंटू एच जितना आ जाएगा हमारा। ओके, सो मतलब u मतलब हमारा क्या है, v डैश है, वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि 50% एनर्जी लॉस हो गई है, तो कुछ लोग गलत कर देते हैं, वो सीधे बोल देते हैं क्या कि v डैश इज v/2। ये गलत है, ये गलत है, एकदम रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। क्यों, एनर्जी लॉस हो रही है, 50% एनर्जी लॉस है, एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होती है ना, 50% एनर्जी लॉस हो रही है। वेलोसिटी 4 टाइम्स हाँ, लॉस होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी लॉस 50% हो रही है, इसका मतलब v ऐसा k इनिशियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ k फाइनल, सॉरी k फाइनल इज हाफ ऑफ k
इनिशियल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इज हाफ ऑफ हाफ एम वी का स्क्वायर। तो इसका मतलब वी डैश कितना बचेगा, v बाई √2 बचेगा। तो ये एग्जैक्ट है, ये करेक्ट पॉइंट है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी थी कि जो v डैश से v का रिलेशन आने वाला है वो √2 टाइम्स आने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, देन v इज इक्वल टू कितना आ जाने वाला है वैल्यू, ये हो जाएगी v डैश टाइम्स √2। क्लियर। तो इसका मतलब हो जाएगा 20√2। सो v विल बी 20√2। डन। अच्छा, v पता है, v नॉट निकालना है, हमें 20 मीटर पता है, g के फॉर्मेट में इक्वेशन यूज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2g और h माइनस का 20 रखेंगे, तो इसलिए ये ऐड होगा। अच्छा, एक चीज मैं फिर से बताना चाहता हूँ यार, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर कब -20 रखना है, भूल जाना होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से याद करना है क्या कि यार ये नीचे जब पुल करेगा तो स्पीड बढ़ने वाली है ना, जब ये पुल करेगा ग्रेविटी से नीचे की तरफ तो स्पीड बढ़ेगी। तो मतलब v स्क्वायर जो आएगा वो v नॉट से ज्यादा आने वाला है। तो कुछ भी करके यहाँ पे फाइनल आंसर प्लस दिखना चाहिए। इस तरीके से लॉजिक लगाओ आप लोग। तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच है 20 मीटर, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज पता है, v नॉट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये सॉल्व किया और v का स्क्वायर हमें पता है 20√2 का स्क्वायर, सो 800 हो जाएगा ये। सो v नॉट का 20. स्क्वायर विल बी, या v नॉट का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 इंटू 2 800 माइनस ये हो जाएगा 20 इंटू 2 400। सो बेसिकली v नॉट कितना आ जाएगा 20। 20. ओके, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अभी देखें क्या कोई दूसरा अप्रोच हो सकता है क्या, कोई इजीएस्ट मेथड, कोई दूसरा अप्रोच। 50% एनर्जी लॉस कर रहा है, टॉप तक जाना है उसे। ओके, वी नॉट से थ्रो किया, 50% एनर्जी लॉस होगा, मतलब कम हाइट तक जाएगा, मतलब 50 लॉस नहीं, ठीक है यही होगा, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं आ रहा है, यही बेस्ट है। ये समझ में आया सबको। हमने Yes, sir. पहले निकाला 20 मीटर जाने के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए, और फिर उसके पहले 50% लॉस के पहले कितनी थी एक्चुअल, उससे हमने वी नॉट निकाला। सो पूरा क्वेश्चन हमने रिवर्स ट्रेसिंग की हुई है, बैक ट्रेस किया हुआ है, ठीक है। चले यार, तो यहाँ से हमारा जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, और ग्राफ्स के बाद फिर 2D के रिलेटिव मोशन। सो बेसिकली रिलेटिव मोशन वाले अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करने आपको, क्योंकि मोस्टली इसमें 2D वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे 2D के हैं, ठीक है। तो 2D के हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम ग्राफ से स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके ओके एवरीवन, डीसी पांडे बुक भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, सर बाय सर। बाय बाय Bye, sir. बाय। ऐसे